विश्व भारती इस विश्वविद्यालय के 100 वर्ष होना प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मेरे लिए भी ये बहुत सुखद है कि आज के दिन इस तपोभूमि का पुण्य स्मरण करने का अवसर मिल रहा है। साथियों, विश्व भारती की 100 वर्ष की यात्रा बहुत विशेष है। विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। अनेकों विश्व प्रतिष्ठित गीतकार, संगीतकार, कलाकार, साहित्यकार, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अनेकविध प्रतिभाएं देने वाली विश्व भारती नूतन भारत के निर्माण के लिए नित नए प्रयास करती रही है। इस संस्था को इस ऊंचाई पर पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि विश्व भारती, श्रीनिकेतन और शांति निकेतन निरंतर उन लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं जो गुरुदेव ने तय किए थे। विश्व भारती इसके द्वारा अनेकों गांवों में विकास के काम, एक प्रकार से ग्रामोदय का काम तो हमेशा से प्रशंसनीय रहे हैं। आपने 2015 में जिस योग डिपार्टमेंट को शुरू किया था, उसकी भी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। प्रकृति के साथ मिलकर
अध्ययन और जीवन दोनों का साक्षात उदाहरण आपका विश्वविद्यालय परिसर है। पीएम मोदी ने कहा कि पोष मेले के साथ वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमेशा से जुड़ा रहा है। जब हम आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो विश्व भारती के छात्र छात्राएं पोष मेले में आने वाले कलाकारों की कलाकृतियों को ऑनलाइन बेचने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया था। वो हमारे गांवों कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य, व्यापार, कलाएं, साहित्य को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। भारत की आत्मा, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत का आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तो बंगाल की पीढ़ियों ने खुद को खपा दिया था। स्वदेशी समाज का संकल्प दिया था। वो हमारे गांवों को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही थी। आत्मशक्ति की ऊर्जा से राष्ट्र निर्माण को लेकर उन्होंने जो बात कही थी वो आज भी उतनी ही अहम है। भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तो बंगाल की पीढ़ियों ने खुद को खपा दिया था। याद कीजिए, खुदीराम बोस को सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी चढ़ गई। प्रफुल्ल चाकी 19 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। बीना दास, जिन्होंने बंगाल की अग्नि कन्या के रूप में जाना जाता है, सिर्फ 21 साल की उम्र में जेल भेज दी गई थी। प्रीतिलता बेडुडार ने सिर्फ 21 वर्ष की आयु में अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। ऐसे अनगिनत लोग हैं शायद जिनके नाम इतिहास में भी दर्ज नहीं हो पाए। इन सभी ने देश के आत्मसम्मान के लिए हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। हमारा देश विश्व भारती से निकले संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है। भारत आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। भारत आज इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस समझौते के पर्यावरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के सही मार्ग पर है। इस समारोह में पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गुरुवार को तीनों कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस नेताओं द्वारा राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने से रोक दिया गया। विरोध करने पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेसी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में राहुल गांधी सहित 3 लोगों को राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की परमिशन दी गई। राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र की बात ना करें। वहीं हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि देश में भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने वालों को आतंकी करार दिया जाता है। हालांकि कुछ देर बाद सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि सभी विपक्षी दल किसानों के साथ खड़े हैं। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में गुरुवार को राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने जा रहे प्रियंका गांधी व राहुल गांधी सहित कई कांग्रेसी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने बीच में रोक दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने विरोध करने पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित कई नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। बाद में राहुल गांधी, अधीर रंजन और गुलाम नबी आजाद को राष्ट्रपति से मिलने की परमिशन दी गई। राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से कहा है कि कानून से किसानों को नुकसान होने वाला है। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। वो तो तरीका है, इनका तरीका है डिटेन करना, मारना, पीटना, ये इनका तरीका है। बट हम नहीं करते। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है।
प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? उसके बारे में चुप क्यों है? हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी ने दिल्ली पुलिस द्वारा रोके जाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि इस सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार के विरोध को आतंक तत्वों में शामिल कर दिया जाता है। हम किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करने के लिए मार्च निकाल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पाप है। अगर सरकार उन्हें देशद्रोही कह रही है तो सरकार पापी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और चुने गए सांसद हैं और उन्हें राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार है। सरकार उन लाखों किसानों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें उनकी बात सुननी होगी, यह उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों, 7 सालों के लिए नहीं चल सकती। अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। सर मेरा आखिरी सवाल है, ये पहली बार नहीं है और प्रेसिडेंट से पहले भी अपोजिशन पार्टी नहीं जीती है, ये दूसरी बार है। कोई ना कोई हल निकलेगा, आपको क्या लगता है? हाउ होपफुल यू आर? देखिए, हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी, तब हल निकलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और उन कानूनों को तुरंत वापस ले। आज किसान दुख और दर्द में हैं। कुछ किसानों की मौत भी हुई है। उन्होंने कहा कि ये किसान तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। विपक्षी पार्टियां किसान और मजदूरों के साथ खड़ी हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए लोगों से अपील की है कि देश के अन्नदाता का साथ देना होगा। नई दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव ने कहा कि गुरुवार को कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन जिन नेताओं के पास अनुमति पत्र थे उन्हें नहीं रोका गया था। हालांकि कुछ देर बाद ही सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को एक बार फिर किसानों के नाम चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में एक बार सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए किसानों से वार्ता करने के रास्ते खुले रखने और हर मुद्दे पर वार्ता करने के लिए अपनी बात रखी है। सरकार की चिट्ठी के जवाब में गुरुवार को किसान संगठनों ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार किसानी को भी प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रही है। हम संशोधन नहीं बल्कि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। किसान संगठन भी वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को इसके लिए ठोस पहल करनी होगी। सरकार और किसानों के इस रुख से साफ जाहिर हो रहा है कि गतिरोध जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों को एक चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। एक बार फिर सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। हालांकि इस चिट्ठी में सरकार ने फिर से वार्ता के पुराने मुद्दों को दोहराया है और किसान संगठनों से अब तक हुई वार्ता के बारे में कहा है। चिट्ठी में बार बार किसानों से अगली वार्ता करने के लिए कहा गया है और आश्वासन दिया गया है कि सरकार किसानों की हर संभव बात सुनने के लिए तैयार है। वहीं गुरुवार को किसान संगठनों ने सरकार से वार्ता करने के मुद्दे को लेकर डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसान नेताओं ने कहा कि 2 साल पहले सरकार की मंशा पर शक हुआ था, लेकिन कोरोना काल में नया कानून लाया गया। देश भर में आंदोलन है जिसकी अगुवाई पंजाब कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ के किसानों को बदनाम करने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार ने सभी सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में दे दिया है। कृषि के साथ भी यही किया जा रहा है। हमें किसी संशोधन नहीं बल्कि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। किसी को भी आंदोलन के दौरान हिंसा नहीं करने दी जाएगी। 500 ग्रुप बने हुए हैं, हर किसी की रोज बैठक होती है। किसानों ने कहा कि सिर्फ एमएसपी का विवाद नहीं है, कानूनों की भी बात है। कानून लागू होने से खेती का पूरा सिस्टम बदल जाएगा और किसानों को नुकसान होगा। प्रेस वार्ता में किसानों ने कहा कि हम अलग अलग भाषाओं में अपने पंपलेट निकाल रहे हैं, लोगों को आंदोलन के बारे में बता रहे हैं। हमारी डिजिटल टीम भी अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों का समर्थन जुटा रही है। किसान और सरकार के इस रुख से साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों के बीच चल रहा गतिरोध अभी समाप्त होने वाला नहीं है। 29वें दिन भी किसान सिंगू बॉर्डर, टिकारी व यूपी बॉर्डर पर ठंड में डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी गेट पर 29वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा।
गुरुवार को भी क्रमिक अनशन के दौरान 11 किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे। तो वहीं गुरुवार को कई युवा आंदोलनकारियों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को अपने खून से पत्र लिखकर भेजा। वहीं आंदोलनकारी किसानों ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर तीनों कानून वापस नहीं लिए गए तो अब किसान आत्मदाह को मजबूर होंगे। किसानों ने कहा कि वे अपनी मांग को मनवाने के लिए महीनों तक आंदोलन पर डटे रहेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 29वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। गुरुवार को भी क्रमिक अनशन के दौरान 11 किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे। तो वहीं आज भी आंदोलनकारियों ने खून से पत्र लिखा। केंद्र सरकार को खून से पत्र लिखकर भेजने वाले युवा आंदोलनकारी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो किसान अब आत्महत्या को मजबूर होंगे। विजय हिंदुस्तानी और हमने आज खून से लिखा है 48 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया है, या तो तीनों कृषि कानून वापस ले, वरना 48 घंटे के बाद में किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या तो मोदी सरकार होश में आ जाए, वरना देश का जो अन्नदाता है वो आत्महत्या करने लगेगा। अब तक 40 जवान खो चुका है किसान, अब परिवार अपने, लेकिन सरकार का जू नहीं रहेंगे कतई भी। कहीं ना कहीं सरकार ये कहती है खालिस्तानी वो है, खालिस्तानी तो सरकार बनी हुई है, क्योंकि किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता, और किसान हमेशा जवान और अन्न पैदा करता है। आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि किसान कमजोर नहीं है, वे पूरी तरह से मजबूती से डटे हुए हैं। किसान अगर देश को अन्न खिला सकता है तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए वह महीनों तक आंदोलन भी कर सकता है, लेकिन सरकार अब यह जान ले कि उसे यह कानून वापस लेने होंगे। किसान कमजोर नहीं, किसान पूरा मजबूत है, और कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए सरकार खड़ी है। आज दिल्ली से वापस जब ही लौटेंगे जब मांगे पूरी होंगी। बिल्कुल जब ही लौटेंगे, और कहीं ना कहीं 48 घंटे के बाद में कुछ न कुछ सरकार को दिखने लगेगा कि हाँ किसान अब माननी पड़ेगी मांगे। 1 महीना आप लोगों को बैठे हुए हो गया, अभी तक कुछ सरकार द्वारा कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि उन्हें कुछ फर्क नहीं है। उनके सर पर अडानी अंबानी का हाथ है, और फर्क क्यों नहीं है? क्योंकि वे तो किसान है नहीं। खेत में पानी हम चलाते हैं, बीज हम डालते हैं, सब्जी हम खरीदते हैं, वो क्यों तय करेंगे हमारे रेट फसल के? कहीं ना कहीं जैसे समय बढ़ रहा है किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुस्सा कहीं ना कहीं वो सरकार पर फूटेगा, इसका जायज है। ये तो वोट ना देगी, पब्लिक वोट नहीं करेगी सरकार को, और कहीं ना कहीं सरकार पर ही फूटेगा। मोदी सरकार अब की बार नहीं आएगी। बुधवार से किसानों का केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर खून से पत्र लिखने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी कई युवाओं ने अपने खून से पत्र लिखकर सरकार को भेजा। वहीं एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार सही ड्राफ्ट भेजेगी तो किसान भी वार्ता के लिए तैयार होंगे, लेकिन सरकार की संशोधन की बात को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना के नए स्ट्रेन के ब्रिटेन सहित कई देशों में मिलने के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद जनपद में भी 23 नवंबर के बाद से ब्रिटेन की यात्रा से लौटे यात्रियों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। जिला स्तर पर शासन की गाइडलाइन के बाद कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें बाहरी देशों विशेषकर ब्रिटेन की यात्रा से लौटे यात्रियों की 28 दिन तक कोविड कंट्रोल रूम द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। जिले में अभी तक एक व्यक्ति के ही ब्रिटेन से लौटने की सूचना शासन से स्वास्थ्य विभाग को मिली है। इसके बाद से ही विभाग की टीमें यात्री का ब्यौरा तलाशने में जुटी हैं। नए स्ट्रेन के लक्षण वाले मरीजों के लिए अलग से इलाज के लिए विंग तैयार करने के निर्देश भी कोविड अस्पतालों को जारी किए गए हैं। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से मची दहशत के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार से जारी गाइडलाइन के बाद अब गाजियाबाद जिला स्तर पर डीएम अजय शंकर पांडे ने कार्य योजना तैयार की है, ताकि इस स्ट्रेन के संक्रमण से बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। शासन से मिले डेटा के आधार पर जिले की सर्विलांस टीमें ब्रिटेन से आए यात्रियों की तलाश में जुट गई हैं। संभावित स्ट्रेन को लेकर कई चरणों में रणनीति बनाई गई है। जिन देशों में कोरोना का दूसरा स्ट्रेन पहुंच गया है, उन देशों की यात्रा कर लौटे यात्रियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 23 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच वापस आने वाले और दूसरे ग्रुप में 9 दिसंबर के बाद यात्रा से लौटे यात्रियों को रखा गया है। भारत में आगमन के 28 दिन की अवधि तक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम द्वारा इन यात्रियों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। पहले समूह के यात्रियों को अगर 28 दिन में कोई लक्षण
मिलता है तो RT-PCR विधि से जांच कराई जाएगी। पॉजिटिव आने पर जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल NIV पुणे भेजा जाएगा। अगर स्ट्रेन पाया जाता है तो ऐसे मरीजों को सामान्य कोरोना मरीजों से अलग विंग में रखा जाएगा। ऐसे भर्ती मरीजों का पहला सैंपल लेने के बाद दूसरा सैंपल 14 दिन बाद लिया जाएगा। सैंपल नेगेटिव आने के बाद ही मरीजों को डिस्चार्ज किया जाएगा। जांच में नेगेटिव आए लोगों के लिए भी 14 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन रहेगा। शासन ने सभी 39 ऐसे यात्रियों का ब्यौरा भेजा है जो ब्रिटेन की यात्रा से हाल ही में लौटे हैं। उनमें से एक व्यक्ति गाजियाबाद और एक न्यू ढाका रहने वाला है। गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने इन यात्रियों की जांच के लिए टीमों को तैनात कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो कोरोना का नया स्ट्रेन मौजूदा संक्रमण से 6 गुना ज़्यादा तेजी से फैल रहा है और पुराने वायरस से ज़्यादा घातक बताया गया है। नए स्ट्रेन के लक्षण भी कोरोना जैसे ही हैं। ब्रिटेन में इसके सबसे अधिक मामले हैं, लेकिन अन्य कई देशों में भी इसके मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में कहा है कि 25 नवंबर के बाद ब्रिटेन की यात्रा कर लौटे लोगों को स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देनी होगी। खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत कोविड की जांच कराने के लिए भी इन लोगों से अपील की गई है। गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने जिले के 3 सरकारी व 14 प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि संभावित स्ट्रेन के लक्षणों से मिलते जुलते लक्षण वाले मरीजों के लिए अलग से विंग बनाए व उनके कॉन्टैक्ट में आने वाले लोगों की जांच भी सुनिश्चित की जाए। डीएम ने बाहरी देशों की यात्रा कर लौटे लोगों से लक्षण दिखने पर तत्काल जांच कराने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। वर्ष 2020 के एक ऑनलाइन सर्वे में याहू सर्च इंजन पर देश के 10 भारतीय नेता ऐसे हैं जो सबसे अधिक सर्च किए गए हैं। इस सूची में पहला स्थान जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो वहीं दूसरा स्थान केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का है। तीसरे स्थान पर जहां अमित शाह है, तो वहीं इस टॉप 10 सूची में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नाम भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में उलटफेर करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी इस लिस्ट में है। 2020 के इस साल एक ऑनलाइन सर्वे में देश के 10 भारतीय राजनेता ऐसे हैं जो ऑनलाइन सबसे अधिक सर्च किए गए हैं। साल 2020 अब अपने अंतिम पड़ाव में है। महामारी, आर्थिक संकट, सत्ता परिवर्तन जैसी घटनाओं का गवाह रहा यह साल राजनीतिक दृष्टि से भी खासा महत्वपूर्ण रहा। इसमें कई नेताओं ने जहां दमखम दिखाया, तो वहीं कई नेताओं का सीधा देश की सरकार से टकराव रहा। देश की 10 भारतीय राजनीतिक शख्सियत ऐसी हैं जिन्हें भारतीयों ने याहू पर साल 2020 में सबसे अधिक सर्च किया। इस सर्वे में सबसे पहला नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। याहू की सर्च लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा सर्च किए गए। दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सबसे अधिक पीएम मोदी के बाद सर्च किए गए। इस साल राहुल गांधी अलग ही तेवर में नजर आए और कई मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते रहे। इस सर्वे में तीसरा स्थान मिला है नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वस्त अमित शाह को। भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को सबसे बड़ा नेता माना जाता है। वहीं शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस सूची में चौथा स्थान मिला है। नवंबर 2019 में वे राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सूची में चौथे स्थान पर रहे। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को भी लोगों ने खूब सर्च किया। केंद्र के खिलाफ हमेशा आक्रामक तेवर अपनाने वाली पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सूची में छठे स्थान पर है। ममता बनर्जी के निशाने पर हमेशा केंद्र की भाजपा सरकार रहती है। देश के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का इस साल 31 अगस्त को निधन हो गया था। भारतीय राजनीति के सबसे शालीन चेहरों में शुमार रहे मुखर्जी इस सूची में 7वें स्थान पर रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देश की अर्थव्यवस्था की गिरती स्थिति को लेकर खासी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें इस सूची में 8वां स्थान मिला है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस सूची में 9वां स्थान मिला है। बता दें कि इस साल कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ विद्रोही रुख अपना लिया था। इस सूची में 10वें स्थान पर मध्य प्रदेश की राजनीति में फेरबदल करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया काबिज हैं। सिंधिया की मदद से भाजपा ने राज्य में कांग्रेस को बेदखल कर सत्ता पर कब्जा जमाया था। अभी साल की समाप्ति में 1 सप्ताह बाकी है। ऐसे में इन नेताओं की लोकप्रियता अभी बरकरार रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।